नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है रिकॉर्डियन थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात इसके अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि उत्पादन के विभिन्न संसाधनों के बीच प्राप्त हुए कुल उत्पादन का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात हम जानते हैं कि कुल उत्पादन वास्तव में उत्पादन के विभिन्न संसाधनों के संयोग से प्राप्त होता है और उस उत्पादन के इन विभिन्न संसाधनों को किस प्रकार से वितरित किया जाए, आज हम इस सिद्धांत के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। हम मान लेते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं वो मात्र 3 हैं। हमने ये एज्यूम किया है क्योंकि उत्पादन में कई एक से अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस 3 हैं। हमने पहला यूज किया गया है यहाँ पर लेबर को, सेकंड हमारे पास यूज किया गया है लैंड को और थर्ड यूज किया गया है कैपिटल को। अर्थात कोई उत्पादन इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्राप्त हुआ है। सपोज दैट कोई प्रोडक्शन है जो हमें इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के संयोग से प्राप्त हुआ है। अब हम टोटल उत्पादन को, कुल उत्पादन को हाउ वी एलोकेट अबाउट द टोटल प्रोडक्शन इन दिस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस, जिसमें लेबर को हम वेज के रूप में कितना दे दें, लैंड को वास्तव में रेंट के रूप में हम कितना दे दें, और कैपिटलिस्टिक को यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि मान लीजिए प्रॉफिट कैपिटलिस्टिक के जो हिस्से में आता है वो प्रॉफिट आता है, तो कैपिटलिस्टिक है उसको प्रॉफिट के रूप में कितना अवार्ड मिलेगा, इसका एलोकेशन आज हम सीखेंगे। यहां पर लेबर को जो वेज मिलती है इसको प्रोफेसर रिकार्डो ने वास्तव में जीवन निर्वाह सिद्धांत से लिया है, जीवन निर्वाह सिद्धांत का सहारा लिया है। इसके अंतर्गत वास्तव में एक लेबर को मजदूरी के रूप में केवल उतना ही वेज या मजदूरी देना चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके, अर्थात जीवन निर्वाह स्तर के बराबर एक लेबर को वेज प्राप्त होती है। दूसरा, प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया कि जो रेंट होता है वो वास्तव में अधिसीमांत भूमि से सीमांत भूमि की उत्पादकता को घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है, यानी ओवर मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी को मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी से माइनस कर दोगे हमें रेंट मिल जाएगा। अर्थात ओवर मार्जिनल लैंड को हम क्या कह सकते हैं, ओवर मार्जिनल लैंड का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू से यदि मार्जिनल रेवेन्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो हमें रेंट मिल जाएगा। और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन बचेगा या रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस बचेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक्स का वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की एक विशेष बात होती है, प्रॉफिट जो पूंजीपति कमाता है इसे री इन्वेस्टमेंट करता है और जिसके परिणाम स्वरूप नया फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस के माध्यम से हम नए उत्पादन फलन पर जाते हैं। यदि प्रॉफिट का मान लगातार कम होता जाएगा तो इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया भी कम होगी, गुणक धीरे काम करेगा या निगेटिव काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम हमारी कम हो सकती है। तो हमारा यह भी टारगेट होना चाहिए कि वास्तव में मजदूरी और रेंट के अलावा कैपिटलिस्टिक्स का प्रॉफिट यदि ज्यादा मिलेगा तो इस प्रॉफिट से इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तेजी से बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करेगी। अर्थात लेबर को जो मजदूरी मिले उससे इतना मिले कि उसके परिवार का जीवन निर्वाह स्तर हो जाए, रेंट भी उतना आए जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के
अंतर के बराबर हो, अर्थात एवरेज रेवेन्यू और एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शंस के जो बराबर हो, उतने के बराबर हमको यहाँ पर प्रोडक्शन मिल जाए ताकि हम इसको माइनस कर सकें और हमें रेंट मिल जाए। और थर्ड हमारे पास जो होगा वो कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट की एक विशेष बात होती है कि उससे री इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को बल मिलता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मजदूरी का हिस्सा तो कांस्टेंट होता है, बट रेंट का हिस्सा लगातार बढ़ता जाता है और इससे प्रॉफिट का हिस्सा डिक्लाइन कर जाता है और इकोनॉमी में केवल उत्पादन इन दो संसाधनों के मध्य ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में आर्थिक विकास रुक जाएगा। कुछ दिन बाद पूंजीपति का प्रॉफिट जीरो हो जाता है, उत्पादन दो संसाधनों के मध्य वेज और रेंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। तो यहां पर हमें एक नया आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत डिसीजन लेना होगा ताकि कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट पुनः प्राप्त होने लगे और री इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा सके। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये कार्य करता है। यहां पर हमने एक रेखा चित्र में आधार अक्ष पर हमने श्रम की मात्रा को लिया है तथा लंब अक्ष पर हमने सभी उत्पादन के संसाधनों का रिवार्ड लिया है। तो हमने यहां पर नीचे हमारे पास लेबर है और हमारे पास ये जो निगेटिव स्लोप की रेखा है ये एवरेज प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आप ये रेड कलर से एक देख रहे होंगे लाइन जो दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये मिनिमम वेज को रिप्रेजेंट कर रही है जो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है, जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है। यानी ये मिनिमम वेज को है जो वास्तव में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या जीवन निर्वाह स्तर के आधार पर मेजरमेंट की जाती है। दैट इज जो हमारे पास एक्सेस के समांतर है, अर्थात वो ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, वो हरदम कांस्टेंट रहती है। हमारे पास ओ ओरिजिन है। अब हम देखिए कि मान लीजिए ओ एल लेबर लगाए जाते हैं। सपोज दैट ओ एल लेबर लगाए जाने के परिणाम स्वरूप हमारे पास टोटल एवरेज प्रोडक्शन एल आर प्राप्त हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्शन एल टी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब हम ओ एल श्रमिकों को लगाते हैं तो हमारे पास एल आर जो होता है, एल आर वो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा और एल टी जो हो जाएगा वो मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो ये उत्पादन प्राप्त होता है इसको उत्पादन के संसाधनों के मध्य किस प्रकार से विभाजन होगा वो देखना है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये आपका पास मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये मिनिमम वेज को रिप्रेजेंट करती है रेड लाइंस, और ये हमारे पास OL1 लेबर्स लगाए गए हैं। OL1 लेबर लगाने के बाद L1R एवरेज प्रोडक्शन है और आपके पास ये हमारे पास L1T आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन है। हम डिफिनीशन में जानते हैं कि मजदूर को मजदूरी उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही देनी होगी। अतः हम यहाँ पर मजदूरी जो होगी वो OL श्रमिकों को वो मजदूरी हम इतना देंगे, अर्थात कितना, OWL L1। ये मजदूर कुल उत्पादन में से ये मजदूरी का भाग होगा क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर की ये मजदूरी है, अर्थात चतुर्भुज हमारे पास OWL L1 ये मजदूरी के पार्ट को शो करेगा। अब हम रेंट की डिफिनीशन जानते हैं।
रेंट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन। ये हमने रिकॉर्डो के सिद्धांत से लिया है। प्रोफेसर रिकॉर्डो ने कहा कि ओवर मार्जिनल लैंड यानी जो एवरेज प्रोडक्शन कहलाता है, ओवर मार्जिनल लैंड से यदि हम मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी को माइनस कर देंगे तो हमें रेंट मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन में से यदि मार्जिनल प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें रेंट मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए एवरेज प्रोडक्शन कितना है, यहां पर L1R एवरेज प्रोडक्शन है, ये आप देखिए L1R एवरेज प्रोडक्शन है, माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है L1T, ये आपका पास मार्जिनल प्रोडक्शन है। 10 RT दैट इज कॉल्ड रेंट होगा। ये आपका रेंट का पोर्शन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये रेंट का पार्ट है, जो ये चतुर्भुज से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं Q और ये आपके पास हो जाएगा P। तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल PQRT दैट इज पार्ट ऑफ रेंट, ये रेंट का पार्ट है। और हमारे पास जो कुल उत्पादन में से देखिए कुल उत्पादन कितना हुआ था, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास हुआ था, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू OL1RQ, ये टोटल प्रोडक्शन था। टोटल प्रोडक्शन में से हमने वेज की मात्रा को घटा दिया दैट इज OL1LW, इस मात्रा को घटा दिए और हमने घटा दिया किसकी मात्रा को, ये रेंट की मात्रा को। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कैपिटलिस्टिक का ये बचेगा जो पार्ट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यही पूंजीपति का लाभ होगा। और ये लाभ क्या होगा, चतुर्भुज PWLT के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वास्तव में तीनों उत्पादन के संसाधनों के मध्य किस प्रकार से उत्पादन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए अब हमने क्या किया, ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन लाइन है, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन लाइन है, और हमने पहले लेबर OL1 लेबर लगाए थे, तब हमने उत्पादन किया था। अब मान लीजिए लेबर की मात्रा बढ़ा करके हमने OL2 कर दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत हमने और अधिक लेबर को इम्प्लाई कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमारे पास कुल उत्पादन कितना हो जाता है। अब हमारे पास कुल उत्पादन, ये आपका B पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका A पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारे पास कुल उत्पादन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू चतुर्भुज OL2BA। ये देखिए टोटल प्रोडक्शन हो गया। आप यहां से देख सकते हैं ये टोटल प्रोडक्शन हो जाता है। और इसमें मजदूरी का हिस्सा कितना हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन में से, तो मजदूरी जो हो जाएगी वे वेज हो जाएगी, वो जीवन निर्वाह स्तर की वेज, यानी ये W है, ये ऑलरेडी निर्धारित है, ये आपके पास मिनिमम वेज लाइन है, तो ये निर्धारित है, और ये हमारे पास S पॉइंट है। तो मजदूरी का जो हिस्सा होगा वो शायद ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये मजदूरी का हिस्सा होगा। और मजदूरी क्या हो जाएगी, चतुर्भुज रेक्टेंगल OL2SW, ये आपके पास मजदूरी का हिस्सा हो जाएगा। ये जो आपके पास लाइन डायग्राम है दैट इज कॉल्ड, ये वेज पार्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं रेंट क्या होगा, रेंट का पोर्शन कितना होगा, एवरेज प्रोडक्शन माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कितना है L2B, ये आप देख सकते हैं L2B, तो यह हो जाएगा L2B माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं L2S। 10 हम क्या कह सकते हैं, BS आपका रेंट का पार्ट होगा। यानी ये जो आपके पास ये आपका पार्ट जो होगा, ये पार्ट आपका रेंट का हो जाएगा, ये पूरा रेंट। अब हम देखते हैं कुल उत्पादन केवल दो संसाधनों के मध्य बट जाता है, यानी लैंड का रिवार्ड जो है रेंट, और लेबर का रिवार्ड मजदूरी, और प्रॉफिट का हिस्सा जो हो जाता है
प्रॉफिट का हिस्सा दैट इज जीरो हो जाता है। यहाँ पर जैसे इकोनॉमी में प्रॉफिट का हिस्सा जीरो हो जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप जो हमने लेबर OL1 से बढ़ाकर OL2 कर दिया था, यह प्रॉफिट होने के कारण हमने री इन्वेस्टमेंट करके इतने लेबरों को रोजगार दिया था। जैसे प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, हम अब अधिक लेबरों को रोजगार नहीं दे सकते। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। आइए हम इसे एक और रेखा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इस रेखा चित्र में हमने आधार अक्ष पर पॉपुलेशन को लिया है, ये आप आधार अक्ष पर पॉपुलेशन को लिया है, और हमारे पास लंब अक्ष पर टोटल प्रोडक्शंस को लिया गया है, टोटल प्रोडक्शंस को लिया गया है, और इसमें रेंट को माइनस कर दिया गया, यानी रेंट निकालने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हमने लिया है। यानी हमारे पास ये टोटल प्रोडक्शन लाइन है और ये आपके पास वेज लाइन है। वेज लाइन आप देखिए, जैसे जैसे टोटल पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वेज की मात्रा भी कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमने देखिए कर्व के आकार में लिखा कि जैसे जैसे हमने जनसंख्या की मात्रा, जैसे जैसे लेबर की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, कुल उत्पादन प्राप्त तो होता है बट डिक्लाइन करते जाता है, और एक जगह पर क्या हो जाता है, मजदूरी और टोटल प्रोडक्शन का शेयर दोनों बराबर हो जाता है और क्या होता है, फिर डिक्लाइन करने लगता है। अब हम मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में ये वेज लाइन है, ये टोटल प्रोडक्शन लाइन है, ओके। अब हम मान लीजिए नीचे हमने लेबर या पॉपुलेशन को लिया है, ठीक है। मान लीजिए हमने OL1 लेबर लगाया, OL1 लेबर लगाया। OL1 लेबर लगाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, उत्पादन कितना हुआ, L1A आफ्टर माइनस द रेंट। हमने रेंट को माइनस करने के बाद जो उत्पादन प्राप्त हुआ वो दैट इज क्या, कितना है, L1A, और इसमें मजदूरी का हिस्सा कितना है, B। तो ये मजदूरी का हिस्सा हमने माइनस कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा दैट इज B। ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अब पूंजीपत इस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इतने लेबरों को और रोजगार मिल जाता है दैट इज OL2। अब यहां पर उत्पादन बढ़ करके हो जाता है C, यानी L2C हमें अब उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिसमें मजदूरी का हिस्सा हो जाता है L2D, दिस इज द शेयर ऑफ द लेबर, और पूंजीपत का हिस्सा जो प्रॉफिट है पहले से कम हो जाता है दैट इज P1। देखिए पहले प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा था, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसके परिणाम स्वरूप मजदूरी का हिस्सा पहले से, देखिए पहले इतना था, अब मजदूरी का हिस्सा पहले से बढ़ जाता है और प्रॉफिट का हिस्सा डिक्लाइन कर जाता है। पूंजीपति इस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अब पुनः इसको लेबरों को L3 रोजगार प्राप्त हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन हमारे पास टोटल प्रोडक्शंस जो हो जाता है वो E हो जाता है, कितना, L3E हो जाता है, जिसमें वेज मजदूरी का हिस्सा बढ़ करके F हो जाता है, कितना, L3F हो जाता है, और प्रॉफिट का हिस्सा घट करके P3 हो जाता है जो बहुत कम, उसको री इन्वेस्टमेंट किया जाता है और फिर से L4 लेबरों को रोजगार मिल जाता है। इस जगह पर हम देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिससे अब पूंजीपत री इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ये केवल अर्थव्यवस्था में OL4 श्रमिकों को ही रोजगार मिल पाएगा। अगर आप प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया रुक जाएगी। अतः सरकार को चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ाए, और प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ाए, तकनीकी उन्नति करे, इनोवेशन की प्रक्रिया अपनाए, ताकि प्रोडक्शन फंक्शन और अधिक हो। और प्रोडक्शन फंक्शन देखिए जब बढ़ाया जाता है तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम इंप्रूव करके TP1 कर देते हैं बाय इनोवेशन, बाय अदर इन्वेस्टमेंट, बाय जो भी मेथड्स हैं उनके द्वारा, तो देखिए यहाँ पर जब L4 पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया रुक गई थी, तो यहाँ पर अब देखिए कि इकोनॉमी में पूंजीपति का प्रॉफिट P5 मिलने लगा। अब पूंजीपति पुनः इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में
उत्पादन के तीनों संसाधनों के मध्य यानी लैंड को रेंट किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एवरेज प्रोडक्शन माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में के साथ, दूसरा लेबर का जो वेज होता है वो डिवाइड किया जाता है मिनिमम वेज के बेस पे, और जो रिमेन प्रोडक्शन बचता है वो कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट कहलाता है। ये प्रोफेसर रिकॉर्डो के अनुसार थ्योरी थी। आपको यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि नहीं आता तो आप हमें हमारे इसी चैनल में आप हमें कमेंट के रूप में अपने व्यू को जरूर लिखें, ताकि हम अगली बार अच्छे से आपको समझा सकें। सो मच, थैंक यू।